मंजीत जी, चर्चा की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल तो यही, देखिए सरकारी कर्मचारी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 8वें वेतन आयोग के बारे में अपडेट क्या है? सबसे पहले तो अपडेट हम जान लेते हैं। अंजलि जी, एक अच्छी खबर ये है 8वें पे कमीशन को लेकर के कि 8वें पे कमीशन ने आधिकारिक तौर पर देहरादून विजिट करने का फैसला किया है और वो बिल्कुल। 24 अप्रैल को देहरादून हम्म। विजिट कर रहे हैं। और इसकी उन्होंने आधिकारिक नोटिफिकेशन निकाली है हम्म। 30 मार्च को। तो आई होप कि 24 अप्रैल को पे कमीशन अपनी पहली बैठक करेगा, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज एसोसिएशंस हैं, यूनियंस हैं, हम्म। उनके साथ अपनी बातचीत करेंगे। मतलब जो सैलरी है, भत्ते हैं, इन सारी चीजों को लेकर के। तो 15 जनवरी 2025 से लेकर के एक लंबा सफर रहा है, एक सवा साल होने को है। तो ये खुशी की बात है, कुल मिलाकर के इसका स्वागत किया जाना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूं बिल्कुल। कि कमीशन बैठक कर रहा है। तो बैठक होगी तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ समाधान शुरू होंगे। बिल्कुल। मंजीत जी, सरकार ने कर्मचारियों से, पेंशनर से 30 अप्रैल तक सुझाव भी मांगे हैं। इस प्रक्रिया में अब तक प्रमुख मांगे जो हैं वो क्या हैं? देखिए अंजलि जी, मांगे तो बहुत सारी हैं। अभी जो पे कमीशन ने 30 अप्रैल तक ऑनलाइन सुझाव मांगे हैं। ऐसा हम्म। नहीं है कि फिर उसके बाद कोई सुझाव नहीं लेगा पे कमीशन। हम्म। पे कमीशन तो 18 महीने, जैसा कि वो बता ही रहे हैं कि अक्टूबर में जब पे कमीशन का आधिकारिक गठन किया गया, तो 18 महीने तक वो काम करेंगे, 18 महीने में अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। लेकिन जो ऑनलाइन का ऑप्शन है वो 30 अप्रैल तक खुला हुआ है। तो जिनको पब्लिक को जो सुझाव देने हैं वो 30 अप्रैल तक दे पाएंगे। हम्म। और अभी हम लोगों ने उसमें डिमांड भी की है कि उसकी डेट को बढ़ाया जाए, क्योंकि उसमें थोड़ा सा जो वर्ड्स लिमिट है उसको लेकर के प्रॉब्लम आ रही है। जैसे अगर आप देर तक लिखते हैं तो सर्वर बैठ जाता है कभी उसका, या फिर जो जहां पर 200 वर्ड्स की लिमिट दी हुई है, तो हम्म। 200 वर्ड से पहले ही वो 140-50 वर्ड्स आते आते वो फिर उस पर मतलब जो है अपलोड होना बंद हो जाता है। तो अभी उसमें भी थोड़ा सुधार करने की जरूरत है, थोड़ा टाइम को बढ़ाने की जरूरत है। तो 30 अप्रैल तक मुझे लगता है कि वैसे भी जिनको देने हैं सुझाव वो दे देंगे। हम्म। उसके बाद बैठक की जो यूनियंस के साथ जो कमीशन की जो बैठकें होनी है वो अपना चलती रहेंगी, उन पर बातचीत होती रहेगी। बिल्कुल। क्या ऐसा है कि मंजीत जी कि जो सुझाव भेजने की जो आखिरी तारीख है उसमें किसी तरीके का कोई फेरबदल हो सकता है? क्या इसमें किसी तरीके का कोई असंतोष देखा गया है? क्योंकि हम लंबे समय से, इससे पहले मुझे लगता है कि जब हमने कार्यक्रम किया था तो उस दौरान आपने कहा था कि काफ़ी जो इसमें असमंजस है वो फिलहाल देखने को मिल रही है, या फिर ये कहा जाए कि अभी इसमें लंबा समय जो है वो इसमें लग सकता है। लेकिन फिलहाल तो सरकार ने देखिए अब ये कहा है कि सुझाव जो है वो दिए जाएं। अब क्या वाकई में जो तारीख तय की गई है, क्या उसमें किसी तरीके का असंतोष, या आगे क्या वो तारीख बढ़ाई जा सकती है? जैसा मैंने पहले भी कहा कि जो ऑनलाइन सुझाव लेने की जो तारीख है उसको पे कमीशन बढ़ा सकता है। हम्म। बढ़ाना घटाना सब उसके हाथ में है। और अभी एनसीजेसीएम ने भी इसको बढ़ाने के लिए लेटर भी लिखा है। कुछ कुछ प्रॉब्लम्स भी आ रही है, जेन्युइनली कह रहे हैं उसको बढ़ाने के लिए। हम्म। तो उम्मीद है कि 15-20 दिन तो पे कमीशन इसको कंसिडर करेगा बढ़ाने के लिए। हम्म। और बाकी जो पे कमीशन की अपनी प्रक्रिया है, बैठ करके एसोसिएशंस के साथ डिस्कस करना, उनके मतलब सजेशंस को लेना, उनकी समस्याओं को सुनना, वो प्रक्रिया एक लंबी प्रक्रिया है। बिल्कुल। यहाँ तो ऑनलाइन तो जितना गया उतना चला जाएगा, और उनको समरी बना करके वो अपना कमीशन कैसे देखता है ये तो खैर उसका काम है। उसमें हम क्या ही बताएं कि वो कैसे करेगा। हम्म। लेकिन आजकल तो आप जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। अगर 2 लाख लोग भी अगर कोई सजेशन देते हैं तो उसको समराइज करने में 2 घंटे भी नहीं लगेंगे। हम्म। तो ये तो है कि, लेकिन जो आधिकारिक तौर पर जो मतलब जो है परंपरागत रूप से जो बातें होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, वो तो लंबी प्रक्रिया है, वो चलती रहेगी। पे कमीशन को लगेगा तो टाइम थोड़ा और भी एक्सटेंड कर सकता है। लेकिन हम लोगों की जो गुजारिश है पे हम्म। कमीशन से कि हमें जनवरी 27 में कम से कम वो बढ़ा हुआ वेतन दे दे, जी। ये हम लोगों की गुजारिश रहेगी। तो जब भी कभी मिलने का मौका मिलेगा पे कमीशन के साथ, तो हम उनसे ये गुजारिश करेंगे कि कम से कम जनवरी 27 में आप हमें जो है इस बदलते हुए परिवेश में, बदलते हुए वक्त में इसको बहुत ज्यादा डिले ना किया जाए, बहुत ज्यादा लंबा ना खींचा जाए। बिल्कुल। क्या रीजन आप मान रहे हैं कि 8 पे कमीशन के लागू होने में आखिरकार क्या रंग आ रहा है, कहाँ परेशानी इसमें आ रही है?
नहीं देखिए, परेशानी तो ऐसा मैं क्या कहूँ, क्योंकि पे कमीशन को परेशानी क्या है वो पे कमीशन बताएगा, वो हम्म हम नहीं बताएंगे। लेकिन एक जो सरकारी प्रक्रिया है हम्म। उसको मैं मानता हूँ ये काफी डिले हो गया है, क्योंकि जनवरी 25 में ऐलान हुआ था। बिल्कुल, वही डिले 14-15 का दिन बड़ी रीजन, जोर। वही मैं जानना चाह रही थी, डिले का जो रीजन है, जो कि आप कई बार मीटिंग्स भी हुई हैं, आपकी खुद की कई बार जो है वो मीटिंग्स हुई हैं, और ऐसे में जो डिले हो रहा है वो जी डिले जी। किस रीजन की वजह से? देखिए अंजलि जी, पहले तो जब मैं 2025 से बात करूंगा, जनवरी में उस समय दिल्ली के चुनाव थे जब घोषणा हुई थी, अगर आपको याद हो। हम्म। फिर अक्टूबर में उसका आधिकारिक गठन का ऐलान हुआ, तब बिहार के चुनाव हुए थे, अगर आपको याद हो तो। और अभी के जो हालात है वो आप देख ही रहे हैं, ईरान और अमेरिका चल रहा है। बिल्कुल। तो हालात थोड़े से जो मतलब जो है ग्लोबल इश्यूज है, बाहर के जो इश्यूज है उनको लेकर के भी थोड़ा बहुत हो सकता है, क्योंकि कभी पेट्रोलियम जो आयात होते हैं उनको लेकर के दिक्कतें आई हैं। वो चाहे गैसेस हो, चाहे एलपीजी हो, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, तो इन सारी चीजों को लेकर के समस्याएं आई हैं। तो मार्केट मतलब ग्लोबल जो मार्केट है उसमें हम्म उठापटक चल रही है। तो इस वजह से भी थोड़ा डिले हो सकता है, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं मार्च में आमतौर पर हम लोगों को जनवरी वाला जो डियरनेस अलाउंस है बढ़ा हुआ वो मिल जाता है। हम्म। अप्रैल के वो जो है सैलरी में लग जाते हैं उसके बिल। लेकिन अभी अप्रैल 6 अप्रैल हो गया, अभी तक डियरनेस अलाउंस डिक्लेयर नहीं हुआ, तो यही मान के चल रहे हैं कि शायद इस वजह से डिले हो रही है चीजें। बिल्कुल। आपकी उम्मीद के हिसाब से, क्योंकि आप खुद कर्मचारी नेता हैं, अब ऐसे में आपकी उम्मीद के हिसाब से केंद्र सरकार 8वां वेतन आयोग जो है वो कब तक लागू कर पाएगी? देखिए हम पहले से भी हम लोग 200 डेज का कैंपेन चला रहे थे। हम्म 200 डेज का मतलब 6-7 महीना। तो अभी मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर अप्रैल से उन्होंने बैठक शुरू कर दी है, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मतलब दिसंबर के पहले पहले कमेटी अपनी कमीशन अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दे, तो 7-8 महीने हैं। तो और बहुत लेट भी करेंगे तो भी ये मतलब जो है 18 महीने का जिस हिसाब से टाइम है, अगर अक्टूबर से कंसिडर करते हैं तो भी वो मार्च अप्रैल 2027 बैठता है जाकर के। तो हम होपफुल हैं कि बिना डिले किए हुए अप्रैल 2027 से पहले, हम तो जनवरी की ही बात कर रहे हैं, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि अप्रैल 2027 से पहले बढ़े हुए वेतन मिल जाएंगे। लेकिन अब ये चूंकि बड़ा मुद्दा है पे कमीशन, और सरकारें इसमें कई बार अपनी वोट बैंक की राजनीति भी मतलब जो है ढूंढ लेती हैं। राइट। तो अभी कर्मचारियों की बातें बार बार बैठ रही हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पे कमीशन को इतना डिले कर दिया जाए कि उसे 2029 के लोकसभा चुनाव में ले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जब पहले हमसे बात हुई थी आपकी, तो भी इसी पर चर्चा हुई थी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इलेक्शन आने वाले हैं और उसकी वजह से कहीं इसमें थोड़ा सा डिले हो जाए? और हालांकि इलेक्शन जो है वो अभी ख़त्म भी हो गए। अब हालांकि अब ये देखना होगा, जो आपने एक समय सीमा बताई है उस तक ही लागू हो पाता है या नहीं है, जो बढ़ा हुआ एरियर है वो मिल पाता है या नहीं है, जो बकाया एरियर है। फिलहाल कर्मचारियों को कितना बेनिफिट मिलेगा मंजीत जी इससे, और क्या इस मुद्दे पर कर्मचारी यूनियंस के साथ सहमति बन पाई है? नहीं देखिए, जो जेसीएम जो एक कॉमन ड्राफ्ट तैयार कर रहा है, अभी मेरी 15-20 दिन पहले जो जेसीएम के सेक्रेटरी हैं श्री शिवगोपाल मिश्रा साहब, उनके साथ हमारी बैठक हुई थी। तो हमने कुछ अपने पॉइंट्स जैसे काम ड्राफ्टिंग होगी, जो कॉमन मेमोरेंडम बनाया जाएगा उसमें। तो कुछ एक है 15-16 पॉइंट है जिसको हम लोग कॉमन एजेंडा कह रहे हैं, जैसे मिनिमम फिटमेंट फैक्टर कितना होना चाहिए। तो उस पर 3.25 के आसपास मिनिमम फिटमेंट फैक्टर की हम लोग जो डिमांड रख रहे हैं। फैमिली यूनिट को लेकर के है कि फैमिली यूनिट, अभी तक 3 फैमिली यूनिट को एक परिवार माना जाता रहा है। तो हम लोग उसमें डिमांड कर रहे हैं कि 3 नहीं बल्कि 5 हो, मदर फादर को भी, जो डिपेंडेंट्स हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको भी कंसिडर किया जाए इसमें। बिल्कुल। तो फैमिली यूनिट्स है, प्लस एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट हम लोगों का मुद्दा है वो ये है कि कोई भारत सरकार का नोटिफिकेशन जब भी आता है तो वो सर्कुलर सेंट्रल गवर्नमेंट के इम्प्लॉइज पर तो सीधा लागू होता है, लेकिन जो प्रशासित राज्य है वो उसे टाइम टू टाइम इंडोर्स करते हैं। मतलब कहीं तो वो टाइम से इंडोर्समेंट हो जाता है, कहीं 5 महीना, 6 महीना, 8 महीना लेट हो जाता है। और जैसे मैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम की बात करूं, 1 अप्रैल 2025 को उसको सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए ओपन किया गया था। तो दिल्ली में उसको इंडोर्स तो जून में कर लिया गया, लेकिन वो पोर्टल कभी ओपन किया ही नहीं गया, तो वो लागू ही नहीं हो पाया।
अगर मैं बात करूं, तमाम ऐसी चीजें हैं, जैसे सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज की बात करूं कि वहां भी सेंट्रल गवर्नमेंट के ही एम्प्लॉय हैं, लेकिन जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम आई 1 अप्रैल 2025 को, आज तक सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज पर लागू नहीं हो पाई। 30 मार्च 2025 को एक डेवलपमेंट हुआ था एनपीएस में, डेथ एंड डिसेबिलिटी के केस में एक बड़ा डेवलपमेंट था, ओल्ड पेंशन स्कीम का विकल्प खोला गया था, वो आज तक सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज पर लागू नहीं हो पाया। तो इसके लिए हम लोग एक जो डिमांड कर रहे हैं वो ये है कि जब भी भारत सरकार का सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए कोई सर्कुलर या कोई नोटिफिकेशन या कोई गजट जारी होता है, तो उसमें सरकार ये व्यवस्था करे कि अगर उसी पॉलिसी के तहत सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज में कर्मचारी काम कर रहे हैं और यूनियन टेरिटरीज में काम कर रहे हैं, तो वो उनको भी कॉपी टू किया जाए, उनके चीफ सेक्रेटरी, डायरेक्टर्स या उस बोर्ड को या उस मिनिस्ट्री को कॉपी टू किया जाए और लिखा जाए कि ये इस पॉलिसी के तहत काम करने वाले एम्प्लॉइज पर भी लागू होगा। ऐसा करके ये व्यवस्था की जाए, जिसे हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की कहते हैं बात। बिल्कुल, ये एक बड़ी वजह भी है। देखिए, केंद्र शासित, मैं अभी मैंने थोड़े दिन पहले, पिछले हफ्ते मैंने अंडमान निकोबार को विजिट किया। मैं करीब 7-8 दिन अंडमान निकोबार में रहा, तो वहां कर्मचारी संगठन हमसे मिले आकर के, शिक्षक आकर के हमसे मिले, तो वो भी केंद्र शासित प्रदेश है, पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट की रूलिंग उन पर लागू होती है, लेकिन आज तक उन लोगों को सीजीएचएस का लाभ, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो हेल्थ स्कीम है, उन टीचर्स को नहीं मिली। अब सोचिए, एक ही डिपार्टमेंट में, उसी आईएएस के अंडर में वो लोग भी काम कर रहे हैं, और वहीं पर सेक्शन अफसर एक सेंट्रल गवर्नमेंट का बैठता है सचिवालय में, और वहीं अंडमान निकोबार का कर्मचारी बैठता है। तो एक को सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम मिलती है और दूसरे को नहीं मिलती। अब जबकि दोनों केंद्र के ही रूल पे काम कर रहे हैं। तो इस तरह की एनोमलीज हैं। तो उसके लिए हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत तभी बनेगा जब इन सभी कर्मचारियों के साथ एक समान व्यवहार भी किया जाए। बिल्कुल, तो वो भी एक हमारी महत्वपूर्ण डिमांड है। एक और डिमांड है जो हम लोगों ने की है कि अगर एक ही मिनिस्ट्री के अंडर में अलग अलग ऑटोनोमस बॉडीज हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में केंद्रीय विद्यालय भी है, नवोदय विद्यालय भी है, और भी विद्यालय हो सकते हैं, या जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, तो इनमें म्यूचुअल ट्रांसफर और स्पाउस बेस पर ट्रांसफर ओपन किए जाए। ये डिमांड इस तरह की रखी है। तो है 16-17 एजेंडा है, करीब करीब जो कॉमन एजेंडा जिसको हम कहते हैं, वो हम लोगों ने रखी है। इस पर उम्मीद है कि इस साल होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो 16-17 जो एजेंडे हैं मुख्य, वो आपने इसमें रखे हैं। मंजीत जी, अगर मैं बात करूं फिटमेंट फैक्टर की, जैसा कि अभी आपने बताया, मैं एक बार चाहूंगी कि आप एक बार दोबारा से उसे दोहराइएगा। कितना फिटमेंट फैक्टर इस बार लेकर आप चल रहे हैं, इसको बढ़ाने की क्या मांग हो सकती है? और दूसरा सवाल ये भी कि क्या कर्मचारी यूनियन संतुष्ट अगर नहीं हुई मान लीजिए इससे, तो ऐसी स्थिति में फिर क्या होगा? देखिए, रही बात, देखिए हमारा काम सबसे पहले है कि अपनी बात को तर्कपूर्ण ढंग से रखना कमीशन के सामने। तो सबसे पहला तो मुद्दा यही है, हम लोगों ने फिटमेंट जो फैक्टर रखने की जो प्लानिंग की है वो मोर देन 3.2 इसके ऊपर हम लोग रख रहे हैं। और उम्मीद कर रहे हैं कि कम से कम कितना भी रहे तो वो 3 के आसपास रहना चाहिए, क्योंकि अभी के जो हालात हैं उसमें सैलरी स्ट्रक्चर वो नाकाफी हो चुका है। और आप देख रहे हैं, पहले 18 महीने जब कोरोना काल शुरू हुआ था, कोविड पेंडेमिक जब शुरू हुआ था, तो उस समय का कर्मचारियों को 18 महीने का डियरनेस अलाउंस मिला ही नहीं है। तो उसको भी हम कंसीडर करवा रहे हैं कि वो डियरनेस अलाउंस अगर हमें नहीं मिला तो कम से कम उसको, उसका जो लॉस हुआ उसको फिटमेंट फैक्टर में इजाफा करके दिया जाए। तो ये इस तरह की डिमांड्स हैं उसमें। अब अगर नहीं होती हैं चीजें, पहली बात तो पे कमीशन काम करेगा, जो भी 10, 12, 15 महीने जो भी लेगा, उस दरमियान तो कुछ मतलब जो है आप केवल डिमांड ही रखेंगे, अपने सजेशंस रखेंगे, अपनी समस्याओं को रखेंगे। तो उस दरमियान तो ऐसा कुछ है नहीं कि वो एकदम से रिपोर्ट मिल जाएगी। रिपोर्ट आने के बाद अगर कुछ ऐसा लगता है कि कमीशन ने हमारी बातों को सुना ही नहीं, रिपोर्ट में नहीं रखा, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि कमीशन ना सुने और रिकमेंडेशन ना करे। ऐसा तो कहीं से कोई गुंजाइश है नहीं। हमें भरोसा भी है कि जो माननीय रंजना देसाई जी हैं, न्यायमूर्ति, जो वो पहली बार कोई महिला जो है न्यायमूर्ति पे कमीशन की अध्यक्षा हैं, चेयरमैन है, तो मुझे लगता है कि पहले से बेहतर होगा। जितने भी पे कमीशन आए हैं
उन सभी पे कमीशन से इस बार कर्मचारियों को बेहतर लाभ मिलेंगे, बेहतर न्याय मिलेगा। बिल्कुल। महिला कर्मचारियों के लिए इस बार के लिए अलग वेलफेयर या क्या विशेष प्रावधान इसमें शामिल किए जा सकते हैं? देखिए, महिला कर्मचारियों के लिए जो सीसीएल है, जिसे हम चाइल्ड केयर लीव कहते हैं, और मैटरनिटी लीव है, तो मैटरनिटी लीव में कोई इशू नहीं है, वो ठीक है। दो बच्चों पे मैटरनिटी लीव है। पेरेंट केयर में भी जो पैटर्निटी लीव है 15 दिन की मिलती है, वहां भी दिक्कत नहीं है। हम एक डिमांड कर रहे हैं, वो ये है कि जो चाइल्ड केयर लीव है, ठीक है, ये बच्चों की केयर के लिए है, लेकिन बच्चों के साथ साथ अभी बुजुर्ग माता पिता हैं, पेरेंट्स हैं, उनकी केयर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, क्योंकि हर घर में आज की डेट में, अभी वो भारत वैसा नहीं रहा जहाँ 30-32 साल के ही लोग हैं। हर घर में एक पेरेंट है जो 60 ईयर्स से ऊपर का है। तो हम लोग जो डिमांड कर रहे हैं कि जो चाइल्ड केयर लीव है 2 साल की, उसमें 1 साल 100% सैलरी मिलती है और 1 साल 80% सैलरी मिलती है। तो कई बार वो चाइल्ड केयर लीव लैप्स हो जाती है। हम सरकार से ये गुजारिश कर रहे हैं कि या तो हमें पेरेंट केयर लीव या फिर फैमिली केयर लीव, उसे पीसीएल ऑब्लिक फैमिली केयर लीव, क्योंकि उनके भी बुढ़ापे पर मतलब जो है उनकी देखभाल के लिए, पेरेंट्स की या परिवार में जो और सदस्य हैं डिपेंडेंट, उनकी देखभाल के लिए मतलब टाइम चाहिए होता है। और वो टाइम केवल महिला कर्मचारी को ही नहीं चाहिए, वो पुरुष को भी चाहिए। तो पेरेंट्स की देखभाल के लिए या तो पेरेंट्स केयर लीव शुरू की जाए या फैमिली केयर लीव शुरू की जाए। और अगर अलग से इसकी व्यवस्था नहीं होती है, तो कम से कम सरकार इस बात की तस्दीक करे कि चाइल्ड केयर लीव के आधे हिस्से को फैमिली केयर लीव में तब्दील करे, और उस छुट्टी को महिला कर्मचारी की कंसेंट अगर है तो उसका हस्बैंड भी अवेल कर सके, उसका स्पाउस भी अवेल कर सके। और जो जिनकी पत्नियां मतलब नौकरी में नहीं है, तो वो पुरुष कर्मचारी भी वो फैमिली केयर लीव ले सके। ये व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि जिनकी पत्नियां नौकरी में नहीं है तो उनके लिए तो चाइल्ड केयर लीव तो बचा ही नहीं। लेकिन चाइल्ड केयर लीव उन्हें नहीं चाहिए, ठीक है, मान लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी जिनकी पत्नियां भी नहीं रह जाती हैं, सबकी पत्नियां भी जीवित नहीं है। और दूसरी बात है, वो चाइल्ड केयर लीव उन्हें नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, लेकिन फैमिली केयर लीव तो चाहिए। तो फैमिली केयर लीव के लिए हम डिमांड कर रहे हैं कि एटलीस्ट पुरुष कर्मचारियों को 1 साल का मिले। अभी 13 मार्च को राज्यसभा में एक सांसद महोदय है, उन्होंने प्राइवेट मेंबर बिल भी इसमें पेश किया है। हालांकि उन्होंने 45 डेज की पेरेंट केयर लीव की वकालत की है, लेकिन वो 45 डेज की पेरेंट केयर लीव वो नाकाफी है। हम उसको 1 साल की डिमांड कर रहे हैं। बिल्कुल। मंजीत जी, एक और चीज समझना चाहूंगी, क्या डीए और वेतन आयोग के जो फैसले हैं, क्या वो आपस में जुड़े हुए हैं या दोनों ही अलग अलग हैं? नहीं, डीए का पे कमीशन से कोई लेना देना नहीं है। डीए तो हर 6 महीने में मतलब जो है इम्प्रूव होता ही है। और जो जुलाई का डीए है वो सितंबर अक्टूबर में मिलता है, और जो जनवरी का है वो मार्च में मिलता है। लेकिन इस बार डिले हो गया है। आमतौर पर हम लोग होली में उम्मीद कर रहे थे कि होली में बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिल जाएगा, होली में नहीं मिला, फिर पूरा मार्च खत्म हो गया। अभी तो 1 हफ्ता अप्रैल का भी निकल गया है, अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। लोग इसे अमेरिका और ईरान के बाहर से जोड़ करके देख रहे हैं। कर्मचारियों में थोड़ा देखिए, डीए मतलब जो है बढ़ाना तो है ही है सरकार, बस कर्मचारियों को ये दिक्कत है, 15 दिन डिले हो गया, दिक्कत नहीं है। कर्मचारियों को ये मतलब जो है उनके मन में शंका बैठ रही, कहीं ऐसा तो नहीं कोविड पेंडेमिक के समय जो 18 महीने का डीए फ्रीज कर दिया, ऐसी नौबत तो नहीं आने वाली है। इसको लेकर के ऊहापोह की स्थिति है, कर्मचारियों में थोड़ा शंका भी और नाराजगी भी है इस चीज को लेकर के। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वेतन 1 जनवरी 2026 से प्रभावी अगर माना जाता है मंजीत जी, तो कर्मचारियों को कितने महीने का जो एरियर है वो मिल सकता है? देखिए, अगर जनवरी 27 में दे देते हैं तो 12 महीने का एरियर देना पड़ेगा। अप्रैल में देंगे तो 16 महीने का देना पड़ेगा। और जितना लंबा खींचेंगे तो एरियर का बोझ तो सरकार पे ही पड़ेगा। हम तो इसीलिए बार बार कहते हैं कि एरियर का बोझ मत करो, आप समय से लागू कर दो। लागू तो 1 जनवरी 2026 से होना था, 4 महीने तो बैठे डिले हो गया, अभी पहली बैठक नहीं हुई है। तो पे कमीशन अपना काम तभी करेगा जब पे कमीशन को मौका मिलेगा। तो पे कमीशन ने तो काम शुरू कर दिया अपना। अभी पे कमीशन से सारी गुजारिश रहेगी कि जल्द से जल्द वो रिपोर्ट बना करके दें, जल्द से जल्द भारत सरकार उसको एग्जीक्यूट करे, इम्प्लीमेंट करे, ताकि कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन, बढ़े हुए भत्ते और नई सुविधाएं उनको समय से मिल जाए। जितना डिले हो गया हो गया। तो हम मान के चलते हैं कि 12 महीने का मतलब जो एरियर जो है
वो तो बकाया तो सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं पड़ेगा ही उसको। बिल्कुल। केंद्र सरकार अगर 8वां वेतन आयोग लागू कर देती है तो राज्यों में ये बेनिफिट कब तक मिल पाएगा? देखिए, अलग अलग राज्यों की कंडीशन बड़ी अलग अलग है मैडम, कि मैं आपको बताऊं अभी मतलब जो है वेस्ट बंगाल में देखिए तो अभी छठा पे कमीशन ही चल रहा है। जी। पंजाब में भी छठा ही पे कमीशन चल रहा है। केरल में देखिए तो वहाँ 11वां 12वां पे कमीशन चल रहा है। उनके पे कमीशन ही एकदम अलग है। तो अलग अलग राज्य कुछ है जो अपने पे कमीशन ही अलग चला रहे हैं। अभी असम सरकार ने भी अपने पे कमीशन की घोषणा की है कि वो उसने भी 8वें पे कमीशन का गठन कर दिया है। कुछ और राज्य इस कड़ी में आगे आ सकते हैं। लेकिन आमतौर पर जो राज्य सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ चलते हैं, जैसे मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, तो उत्तर प्रदेश में जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को पे कमीशन का बेनिफिट मिलेगा, आमतौर पर उसके बाद 6 महीने से लेके 1 साल के भीतर भीतर उनको वो वही लाभ मिल जाते हैं। लेकिन फिर भी अलग अलग स्टेट पे डिपेंड करता है कि उनकी मोनोपोली कैसी है, वो मतलब जो है कितना बेनिफिट देना चाहते हैं। यही नहीं, बहुत सारे स्टेट, अगर मैं पूर्वोत्तर भारत के, मैंने नागालैंड है, मिजोरम है, मेघालय है और अरुणाचल है, इनको जब विजिट किया तो पाया कि पे कमीशन तो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ ही चल रहा है, लेकिन उनकी पे मैट्रिक्स अलग है। मतलब जो सपोज दैट कि जो हमारा टीचर है, यहाँ तक कि बिहार में देख लीजिए, आप गुजरात में देख लीजिए, बिहार का जो प्राइमरी का शिक्षक है उसका बेसिक सैलरी 25,000 है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्राइमरी का शिक्षक है उसकी 35,400 है। तो ये एनोमली एक पे कमीशन होने के बाद भी चलती रहती है। तो इस बार हमारी जो मेन डिमांड यही है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत तभी बनेगा जब चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, चाहे कर्नाटक हो, उड़ीसा हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, अगर सेम पद पर एक ही पोस्ट पे काम करने वाला कर्मचारी, उसका बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस सेम होना चाहिए। ये हमारी डिमांड रहेगी। ऐसा नहीं कि अरुणाचल प्रदेश वाले के शिक्षक का या सेक्शन अफसर का वेतन सेंट्रल गवर्नमेंट वाले शिक्षक और मतलब जो सेक्शन अफसर से कम हो या ज्यादा हो, वो एक समान होना चाहिए, बिल्कुल एक समान होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल एक समान होना चाहिए। एक आखिरी सवाल, केंद्रीय ऑटोनॉमस बॉडीज और यूनियन टेरिटरीज को लेकर क्या समस्याएं हैं? 8वां वेतन आयोग को लेकर इस मामले में क्या उम्मीदें या डिमांड है उनकी? देखिए, मैंने पहले भी कहा, सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज के साथ बहुत बड़ी समस्या है। हालांकि सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज अलग अलग है, वो उनकी रूलिंग भी तमाम काफी कुछ डिफरेंट रहती है, लेकिन फिर भी जिन सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज में सपोज दैट कि केंद्रीय विद्यालय है या नवोदय विद्यालय है या सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और वहां भी जो कर्मचारी काम कर रहे हैं और वो नेशनल पेंशन सिस्टम के दायरे में काम कर रहे हैं, तो नेशनल पेंशन सिस्टम एक ही कानून है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है। उसको किसी राज्य ने नहीं बनाया है, ना ही किसी ऑटोनोमस बॉडी ने बनाया है। जब उस एनपीएस में, उस नेशनल पेंशन सिस्टम में कोई भी अमेंडमेंट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, तो वो अमेंडमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज, यूनियन टेरिटरीज और बाकी स्टेट्स जो भी उस एनपीएस के अंदर काम कर रहे हैं, उन सब पर वो अमेंडमेंट लागू होना चाहिए, ये हमारा कहना है। क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते कि सेंट्रल गवर्नमेंट वाला का रूल बदल गया एनपीएस का, तो उसको 2024 का एनपीएस आ गया, और वो जो सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडी में काम कर रहा है उस पर अभी भी 2013 वाला एक्ट काम कर रहा है। ऐसा तो नहीं हो सकता, कानून तो एक ही है। जब पुराना कानून बचा ही नहीं, तो हमारी ये डिमांड है कि इनको लाइनअप मतलब अलाइंड किया जाए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के इक्विवेलेंट, और इनके साथ समान व्यवहार किया जाए। अगर एनपीएस एम्प्लॉय है, चाहे वो सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडी में हो, चाहे वो यूनियन टेरिटरी में हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट में हो, अगर उसके संबंध में कोई विकल्प जारी किया गया है, चाहे वो 30 मार्च 2021 का डेथ एंड डिसेबिलिटी के केस पेंशन का विकल्प हो, चाहे वो कोई दूसरा विकल्प हो, चाहे वो यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विकल्प हो, तो वो इन पर भी लागू होना चाहिए। ये बहुत बड़ी एनोमली है, ये इसको दूर किया जाना चाहिए। तमाम यूनियन टेरिटरीज में, मतलब आप देखिए कि कितने आज के समय में, आजादी के 75-76 साल के बाद, अगर आप केंद्र शासित प्रदेश में आप हेल्थ स्कीम नहीं दे रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम नहीं दे रहे हो, आप ट्रांसफर की सुविधा, अरे जब सारी यूनियन टेरिटरीज द्वारा तब जो है किया जा रहा है, सब पर सेंट्रल गवर्नमेंट का ही रूल लग रहा है, तो मतलब जो है
उनमें म्यूचुअल ट्रांसफर खोलने में क्या दिक्कत हो सकती है? बिल्कुल। उनमें म्यूचुअल ट्रांसफर दे दीजिए आप, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। बिल्कुल। और ये 24 अप्रैल को देहरादून में ये जो मीटिंग होने वाली है काफ़ी अहम इसका जो एजेंडा है वो रखा गया है। 16-17 जो मांगे हैं, फिलहाल देखना होगा कि उन मांगों पर कितना विचार विमर्श जो है वो किया जाता है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ मंजीत जी जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।